हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग दोस्तों अभी तक बात कर रहे थे इस चैप्टर के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर, कि एक्सेप्शंस क्या हैं फंडामेंटल राइट्स के। और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन बाद में हमने उनको सॉर्ट आउट कर दिया था ये बोलकर कि सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहिलो की जजमेंट में ये चीज़ जस्टिफाई कर दी थी कि सरकार कोई भी नौटंकी करके कि अगर वो नाइन्थ शेड्यूल या किसी भी चीज़ को ऐसा अगर एक नाम दे रहे हैं कि उनको एक विंडो मिल जाएगी और उसके तहत वो कोई भी एक एक्ट बनाकर जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते इसका, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ साफ कर दी थी आईआर कोहिलो केस में। तो अभी तक हमने आर्टिकल 31A के ऊपर चर्चा कर ली है, आर्टिकल 31B के ऊपर चर्चा कर ली है। अब इस लेक्चर में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, आर्टिकल 31C। इस टाइम पर दोस्तों हुआ क्या था, ये 1970s का टाइम चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में। 1970s के टाइम पर श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश में प्रधानमंत्री थी, इतना हम सब जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर से, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी, शी वॉज अ पीएम। और यहां पर अगेन एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट्री ऑर्गन इज सुप्रीम या फिर जुडिशियल ऑर्गन इज सुप्रीम। अब इसके लिए 1970s के डिकेड्स में जो एक नौटंकी चली वो इस बात को लेकर चली, हमारे देश में डीपीएसपी ज्यादा सुप्रीम है फंडामेंटल राइट से, या फिर फंडामेंटल राइट्स ज्यादा सुप्रीम है डीपीएसपी से। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई। देखो, ये वक्त ऐसा था 1970s का जिस टाइम पर इंदिरा गांधी अलॉन्ग विद अदर पॉलिसी मेकर्स वो इस चीज को सिद्ध करने में, जस्टिफाई करने में, साबित करने में लगी हुई थी दैट अगर कुछ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर इंप्लीमेंट हमें करना हो ना, तो मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की बलि दी जा सकती है, इनको सेक्रीफाइस करा जा सकता है। अब ये एक बहुत अहम चर्चा का मुद्दा बन गया 1970s के दशक में, क्योंकि ये देखा गया यार इसको तो हम लोग एक ही सांस में बोलते हैं ना हमेशा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। फिलहाल यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा नहीं हो रही थी 1970s में, बात हो रही थी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की। अब डिबेट ये थी सुप्रीम कौन है, डीपीएसपी सुप्रीम है या एफआर सुप्रीम है। एफआर सुप्रीम है ज्यादा डीपीएसपी से या फिर कम है। तो देखते हैं इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्टैंड क्या था और जुडिशरी ने उसके ऊपर क्या टिप्पणी करी। क्या इंदिरा गांधी जी डीपीएसपी को ज्यादा वेटेज के तौर पर फंडामेंटल राइट से ऊपर सिद्ध करवाने में साबित हो पाई या फिर वो गलत हो गई। जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया क्या, ये देखते हैं हम इसमें। पहले आपको मुद्दा समझ में आया, पहले बताओ ये चल क्या रहा है 1970s में, बताओ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता फिर अगर मैं आपको नीचे टॉपिक पढ़ाने लगता तो। बताओ समझ में आ गया। और जो हम अभी इमरजेंसी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी हम ये चीज़ देखेंगे आगे चलकर पोस्ट इंडिपेंडेंस में अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो देखो बात करते हैं सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी कि टाइटल देख लो, अगर कुछ कानून हमारे देश में ऐसे बनते हैं जो कि इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इफेक्ट में लाना चाह रहे हैं किसी किसी सर्टेन डीपीएसपीस को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, सेविंग। सेविंग मतलब किससे सेविंग, जुडिशरी से सेविंग। किस चीज में सेविंग, जुडिशियल रिव्यू से सेविंग। इनको छत्र छाया में छुपाया जा सकता है क्या, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता क्या इनका, अगर सरकार कुछ ऐसे कानून या कानूनी प्रस्ताव पास करे जिसकी वजह से मौलिक अधिकारों की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाए और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, थोड़े से ज्यादा सुप्रीम लगे। ये एक चर्चा का मुद्दा था, इसको देखते हैं क्या हुआ। संविधान का संशोधन करा गया, अमेंडमेंट करा गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1971 में। उस अमेंडमेंट का, उस संशोधन का नाम था 25वां अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
ये जो डिस्कशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड टॉपिक। अभी तक मैंने आपको बोला था कि हम मिसलेनियस में मेंस ओरिएंटेड टॉपिक कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एफआर के कंटेक्स्ट में जिन बच्चों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता ना, तो बस ये वाला टॉपिक है वो। क्यों नहीं आता समझ में, दिक्कत उनकी नहीं है। लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़कर आते हैं और डायरेक्टली लक्ष्मीकांत को पढ़ने लग जाते हैं, सिर्फ इस वजह से समझ में नहीं आता। जैसा पहला चैप्टर मैं कभी नहीं छिड़वाता लक्ष्मीकांत का, बिकॉज उसके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, इस अमेंडमेंट एक्ट से नंबर 1 प्रीलिम्स का फैक्ट आपको ये याद रखना है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, और टेस्ट सीरीज में ये वाली गलती मैंने भी करी हुई है अपने टाइम पर। इससे सिर्फ आर्टिकल 31C इंसर्ट करा गया था। ऑप्शंस आते थे टेस्ट सीरीज में विजन इनसाइट के कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C, और नीचे का ऑप्शन दिया रखा होता था कि ऑल ऑफ दी अबव। तो मैंने ऐसी 2-3 बार गलती कर रखी है कि दिमाग कंफ्यूज और रिवीजन इतनी स्ट्रांग नहीं, तो मेरे को लगता था आर्टिकल 31AB, BB और CB तीनों के तीनों ऐड करे गए थे 25th अमेंडमेंट एक्ट से। अभी थोड़ा सा क्योंकि फैक्चुअल चीज है, जब तक पर्सन इसके पीछे पूरी स्टोरी ना जाने तो उसको नहीं याद आएगा। नहीं, आर्टिकल 31C ही सिर्फ ऐड करा गया था 25वें अमेंडमेंट एक्ट की वजह से 1971 में। अब इस आर्टिकल 31C में 2 प्रोविजंस थी, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो जाता था, या बाकी लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 2 प्रोविजंस और डाल दी जाती है ना, जो इसका नाम आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद से 31BB इसका पार्ट होगा और 31AB इसका पार्ट होगा। ठीक है, वहां ठंडा दिमाग मेंटेन रखना मुश्किल होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, बात ये होती है। ठीक है, या टेस्ट सीरीज करते वक्त अगर कोई सीरियस मोड पे कर रहा है तो। खैर छोड़ो, 25th अमेंडमेंट एक्ट से मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एक आर्टिकल डाला गया था, आर्टिकल 31C। और एक और बात बता देना चाहता हूं, ये जितने भी आप आर्टिकल लिखोगे ना, अगर मेंस में अगर आप लिखोगे कहीं पर भी, अगर आपको कोट करना पड़े, ये वाली गलती मत कर देना, आपके आधे नंबर तो क्वेश्चन के पूरे वहीं चले जाएंगे। 31A को ना ए ऐसे ही लिखा जाता है, बी को ऐसे ही लिखा जाता है, सी को ऐसे लिखा जाता है, इसको गलती से भी ऐसे मत कर देना। मैं सच बता रहा हूँ, ये नंबर खा जाएंगे आपके। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 7.5 ही मिलेंगे, ये आधा नंबर 50% क्वेश्चन मार्क्स खा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टूडेंट्स को कोई नहीं बताता। ये अगर ए कैपिटल में दे रखा तो ए कैपिटल में ही लिखना है आपको, क्योंकि जैसे अगर आप देखो ना, जैसे हम लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी लिखते हैं तो ये स्मॉल में आता है ना। लेकिन अगर ये कैपिटल में दे रखा है ना, ए, बी और सी, तो आपको ये कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में लिख कर नहीं आ जाना है, नंबर कट जाएंगे पूरे के पूरे। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ये चेक होता है माइन्यूटली बहुत ज़्यादा। जीएस पेपर तो कोई ऐसे ही थोड़ी ना कि मजाक मजाक में आपको वो ऐसे पेपर ले रहे हैं वो। ठीक है, और ये चीज़ वहाँ पर भी सुधारी जाती है, आपको ये वाली चीज़ वहाँ पर भी बताई जाती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत आपका पीछा है वो लबासना तक नहीं छोड़ने वाली। ये आपको लबासना में आपको कोई मटेरियल लेकर नहीं जाना होता, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको वहाँ पर लेकर जानी होती है अपने साथ ट्रेनिंग में। ठीक है, लगातार पेपर होते हैं पॉलिटी के वहाँ पर। उसके बाद नो लॉ क्या बोला गया उन प्रोविजंस में, सबसे पहला प्रोविजन, कोई भी कानून, ध्यान से सुनना, कोई भी कानून, ये इंदिरा गांधी जी की टोन मान लो इस आर्टिकल में। ठीक है, उनका ये बोलना था, मतलब ये हालांकि लॉ की लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी मेकिंग के तौर पर बता रहा हूँ कि आप इंदिरा गांधी जी को इमेजिन कर लो कि वो बोल रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई ये संशोधन था, ये आर्टिकल डाला गया, और उन्हीं का ये मकसद था कि अगर मैं डीपीएसपी के नाम पर उसकी छत्र छाया में कोई भी लॉ लेकर आ रही हूँ, भले वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हूँ, तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज ना करा जा सके। अब सुनो वो क्या बोलती हैं, कोई भी कानून अगर वो जो सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि हम जब डीपीएसपी के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे देयर आर लिबरल डीपीएसपीज, मतलब कैटेगरीज बनाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी ऐसा नहीं बोल रखा, लेकिन जनरली उसकी इंटरप्रिटेशन से हमें पता लगता है कि कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लिबरल प्रिंसिपल हैं, कुछ क्या कहते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो ऐसे करके ना कैटेगरीज बन रखी होती है डीपीएसपीज की। अब जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, देखो नाम से देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ना सौगंधा अर्पित शाइनी, ये कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, संविधान निर्माताओं ने इसको इसलिए डाल रखा था संविधान में कि सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाए ना, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी बनाए, यानी कि अर्पित सबकॉन्शियस माइंड में
ये एक चिट्ठा उनके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी मर्यादा के बियॉन्ड ना जाए, या फिर अगर कोई भी पॉलिसी तो एटलीस्ट इसको इम्पैक्ट करती हो जाए कि उसको, क्योंकि इसको इम्पैक्ट करना मतलब भारत की जनसंख्या जो जनसंख्या है उस उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर वो चीज़ डीपीएसपी के बेसिस पर बनाई जाती है। ये एक डायरेक्शंस हैं कि सरकार जब भी पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार की जब भी कोई पॉलिसी होगी तो उसके लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। ये डीपीएसपी का मतलब होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है डीपीएसपी के मतलब के बारे में, ठीक है, देखना उनको। कोई भी लॉ जो कि डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को अगर इंप्लीमेंट करे, याद रखना एग्जामिनर खेल सकता है आपके साथ फिल्म्स में, वो यहां पर कोई भी दूसरा वर्ड डाल देंगे, लिबरल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, नहीं। टोन इसकी यही थी, अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स अगर जो गिवन है डीपीएसपी के अंदर, और ये भी स्पेसिफाई करा था इस लॉ के अंदर, इंदिरा गांधी जी का बोलना था आर्टिकल 39B या आर्टिकल 39C को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39B 39C के हैं, ये एक डीपीएसपी हैं, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी कानून अगर आता है, आई रिपीट, दो डीपीएसपीस की कैटेगरी आर्टिकल 39B और 39C को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी देश में कानून आता है, यानी कि डीपीएसपी को भूल जाते हैं अभी के लिए कि कौन से वो दो डीपीएसपी हैं, अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून आता है तो कोई भी ये कहकर कि वो डीपीएसपीस के को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून आया है वो नागरिकों के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो कि मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करता है। सिर्फ वो कानून जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आया हुआ है, अगर उसको इंप्लीमेंट करा जाए, भले ही वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और 19 को भी हटा देते हैं, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 14 एंड 19, तो कोई भी कानून को ऐसे किसी भी कानून को, नो लॉ शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, कि इसने फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करा है, उनका उल्लंघन करा है। यानी कि किससे बचाना है इसको? जुडिशियल रिव्यू से। कहने की टोन क्या थी इंदिरा गांधी जी की? It cannot be challenged in any court, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आई? पहले बताओ, बात समझ में आई? देखो टोन समझनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, रिपीटेड मोड पे देखना। ऊपर से समझ में आया सबको? अर्पित बताओ। शाइनी कोई दिक्कत? मिसबा? ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी गहराई में जाते हैं, इसी के पहले प्रोविजन की थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। टोन क्या है इंदिरा गांधी जी की यहाँ पर? हालांकि लॉ की टोन है, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था, तो यानी कि इस आर्टिकल में, इस लॉ में हमें मिसबा उनकी मानसिकता दिख रही है, राइट है ना? लाने वाले अगर प्रधानमंत्री हैं तो लॉ से क्या होता है, मानसिकता तो उनकी है ना। उनका ये बोलना था कोई भी कानून अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करे, लेकिन कोई भी डीपीएसपी नहीं, कीवर्ड सबसे पहले तो ये है, अब हम गहराई में जा रहे हैं, सोशलिस्टिक डीपीएसपी। यहां से प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा ट्रैप बन सकता है आपके लिए, बहुत बड़ा ट्रैप। कहने को होता है कि लक्ष्मीकांत से पेपर बना है, लक्ष्मीकांत बुक से नहीं बनता है, पॉलिटी तो पॉलिटी है। एफआर चाहे कहीं से भी पढ़ लो, आप गूगल से पढ़ लो, कोई भी बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट ही रहेंगे। लक्ष्मीकांत के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिवन है, बस इस वजह से ये चीज़ आता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गिवन नहीं भी हैं। खाप पंचायत के बारे में क्वेश्चन आया था, नहीं गिवन है लक्ष्मीकांत के अंदर। उसके लिए हम गवर्नेंस का मटेरियल पढ़ेंगे, डोंट वरी। खैर छोड़ो उसको। कोई भी लॉ जो कि इंप्लीमेंट करता है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, उन डीपीएसपीस को जो कि सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं,
और जो कि स्पेसिफाइड हैं आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के अंतर्गत। ठीक है, अब भैया ये क्या है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में ऐसे कौन से सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन है, क्या लिखा हुआ है इनके अंदर, इनको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन आपके लिए एक हिंट बहुत बड़ी, देखो जब मैंने आपको बताया ये आप तीनों चीजें एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट लिखोगे तो ये कैपिटल वर्ड्स हैं, ए बी एंड सी, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। लेकिन ये डीपीएसपी देख रहे हो 39B स्मॉल है एंड 39C स्मॉल है, इसका ध्यान रखना। मेंस आंसर राइटिंग के पर्पज से बता रहा हूं मैं आपको ये। अगर यहां पर कैपिटल कर दिया ना तब भी नंबर नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ये चीज जो है इतनी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी हम फिलहाल इसकी टोन पर फोकस करते हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये है क्या, चलो इसको देखते हैं एक बार पीछे जाकर। आर्टिकल 39B और C, सबसे बड़ी बात तो ये याद रखना कि ये दोनों डीपीएसपी ही हैं, ये भी डीपीएसपी है और ये वाला भी डीपीएसपी है। ठीक है, और ये दोनों जो डीपीएसपी हैं ऐसे वैसे डीपीएसपी नहीं है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वाले डीपीएसपी है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 39B क्या कहता है। ये कहता है स्टेट को अपनी पॉलिसी मेकिंग, अपनी लॉ मेकिंग इस प्रकार से डायरेक्ट करनी चाहिए, इस प्रकार से इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जब वो कानून बनाने बैठे उस पेपर पर, उस पन्ने पर कानूनी जो प्रस्ताव हो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि सरकार का ये मकसद हो कि जो ओनरशिप और कंट्रोल है मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी का, वो इतनी बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सारे के सारे जनसंख्या के बीच में, जो कि जनता के बीच में जितनी भी जनसंख्या है हमारे एक देश में, उन सारे के सारे कम्युनिटी सिटीजन्स के बीच में इतनी बढ़िया तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि सबका भला हो, कोई भी उससे वंचित ना रह जाए, कोई भी ऐसा ना हो जो कि पीछे रह जाए, जिसको लाभ ना मिले सरकार की पॉलिसी इनिशिएटिव का, जो कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज जो है कम्युनिटी के जो भी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कीम्स हैं, कुछ भी हैं, वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो कि सबको उसका लाभ मिले, और जिनको जरूरत है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर हमें अमीर और गरीब का जो फर्क है कुल मिलाकर, या फिर अमीर गरीब ना कहकर हम ऐसा कह सकते हैं हायर क्लास और लोअर क्लास का जो फर्क है वो हमें कम करना है, ताकि सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और कोई भी जरूरतमंद इंसान जो इस देश के अंदर हो उसको मटेरियल रिसोर्सेज के लाभ ऐसा ना हो कि मिल ना पाए। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए अपनी पॉलिसी के अंदर। अब एक बार बताओ, इसमें पूरे जन कल्याण की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ तो ये हुआ कि नहीं हुआ सोशलिस्ट प्रिंसिपल? अर्पित, सबकी बात हो रही है, सबकी भलाई की बात हो रही है कि नहीं हो रही है ना? अब देखना दूसरे में भी होगी सबकी भलाई की बात। आर्टिकल 39C मिलता जुलता है बस आपको, लेकिन इसकी टोन याद रखनी है, क्योंकि देखो समझने के लिए हम समझ लेते हैं, लेकिन अब वही है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो तो लिखनी पड़ेगी ना पेपर के अंदर। हम यहाँ पर डिस्कशंस करने बैठे हुए हैं, लेकिन एक अब बुक तो देखो उठानी पड़ेगी या फिर लिख लिख के प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 39C ये कहता है जो स्टेट है, जो सरकार है, वो अपनी पॉलिसी को अगेन इस प्रकार से डायरेक्ट करे कि देश में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, सरकार इतनी बेहतरीन तरीके से इस इकोनॉमिक सिस्टम के इंजन को चलाए, इतनी बढ़िया तरीके से इसका ऑपरेशन करे कि वेल्थ एंड मींस एंड मनी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसा ना हो कि रिच और पुअर के गैप को बढ़ा दे। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मींस ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसी के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। उसका फल, उसका नतीजा और उसकी मिठास हर किसी के पास तक जानी चाहिए। यानी कि यहां पर हमें प्रॉपर तरीके से बोला गया कि रिच और पुअर के गैप को हमें ब्रिज करना है, कम करना है, ना कि उस गैप को हमें वाइड करना। और ये चीज अब डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अर्पित पूरा का पूरा हम पॉवर्टी का चैप्टर पढ़ ही चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना? तो ये चीज़ हमें बढ़िया तरीके से पता है। हम वेरियस इंडेक्सेस होते हैं देखने के लिए, कमेटी बनती हैं, जैसे तेंदुलकर कमेटी वगैरह बनी थी। तो सरकार की ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, मतलब सरकार, अब हम चाहे तो अर्पित ये बोल सकते हैं ना सरकार ये सब क्यों कर रही है बेफालतू में, है ना? लेकिन इस वजह से करती है सरकार। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला हुआ है। आपको कभी कभार लगता होगा ना कि ये सरकार मतलब
इनके दिमाग में चलता क्या है? क्या मतलब मोदी जी सुबह सुबह मीटिंग बुला लेते हैं कि मुझे रात को सपना आया या मेरा आज ये मन कर रहा है आज ये पॉलिसी लाने का, या फिर इस देश की यात्रा पर जाने का, या फिर उस देश से समझौता करने का, या यूनाइटेड नेशन में अपना प्रस्ताव रखने का? क्या एकदम से इनका मन बन जाता है क्या ये मूड बेसिस पर सरकार चलती है? क्या ऐसा नहीं होता। सरकार के पास ना एक डिफाइंड दायरे के अंदर काम करने के लिए एक रूल बुक होती है, जिससे हर एक सरकार चाहे कोई भी आए वो एक काम करेगी। इसी को कहा जाता है डीपीएसपी। यहाँ पर कुछ सरकार को डायरेक्शंस गिवन है, और उन डायरेक्शंस के तहत कुछ कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है कि जब आप डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हो, इन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखना व्हेन यू आर मेकिंग अ स्टेट पॉलिसी। और उसका प्रभाव इस देश के 150-200 करोड़ नागरिकों में, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडोमान निकोबार आइलैंड, कहीं पर भी वो रह रहे हैं, कहीं पर भी जो कि भारत की टेरिटरी का पार्ट है, नहीं भी है तो इवन एनआरआई जो कि बाहर रह रहे हैं, जो कि भारत की जड़ से जुड़े हुए हैं, हमें उन सब की भलाई करनी है। बस हर एक सरकार की पॉलिसी ना, आप हमेशा कोई भी पॉलिसी उठाकर देख लेना, कोई भी पॉलिसी उठाकर देख लेना, सिंस 1947, सिंस 1950, 2022 तक कोई भी पॉलिसी उठाकर देख लेना, आई कैन चैलेंज यू, उसका कोई ना कोई पॉइंट डीपीएसपी के प्रिंसिपल से मैच करता ही दिखेगा आपको। बिकॉज दिस इज द रूल बुक। सरकार अपनी मर्जी से अगर इसके बियॉन्ड दायरे के बाहर जाकर कुछ काम करे, जिसकी वजह से डीपीएसपी का सिस्टम, फंडामेंटल ड्यूटीज का सिस्टम या मौलिक अधिकारों का सिस्टम अगर डगमगा जाए ना, तो उसको देखने के लिए, डंडा बजाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रहता है। सिंपल सी भाषा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, कहेगा तुमने संविधान की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया, मर्यादा को भंग कर दिया है, हम इस एक्ट को नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वॉइड डिक्लेयर करने जा रहे हैं। ये दो डीपीएसपी थे जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर बने हुए थे। इंदिरा गांधी जी का ये कहना था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, अगर इनकी दिशा में प्रयास करने के लिए कोई भी कानून या कानूनी व्यवस्था अगर हम लेकर आते हैं, एक्ट कोई भी लेकर आते हैं, तो अगर वो एक्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो कि गिवन है डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 39B और 39C, अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए वो कानून आया है, तो कोई भी कोर्ट इस देश में ये ना सोचे कि अगर ये डीपीएसपी के लिए जो कानून आया है, भले ही ये मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा वॉयलेट कर दे, छेड़ दे, और वो मौलिक अधिकार, अब यहां पर दूसरा दूसरा कीवर्ड ये है कि ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है, यहां पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की बात हो रही है, ठीक है, सारे के सारे नहीं। अगर इनको वॉलेट कर दे, 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम या 6 राइट्स, वैसे तो फ्रीडम ही होते हैं अच्छी तरह के, इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, एक्सेट्रा। तो इनको कोई भी कोर्ट हमारे देश में नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट सिंपल, 100 बातों की एक बात अगर हम लोग करें, कंक्लूड करें अगर एक शब्द के अंदर, तो ये क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी जी ने इसके तहत मिसबा हम ये बोल सकते हैं कि डीपीएसपी की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा कर दी फंडामेंटल राइट से। हमारे देश में अर्पित डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स कभी भी सी सॉ की तरह नहीं होना चाहिए कि आप उस साइड बैठे हो, मैं उस साइड बैठा हूं, कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए सी सॉ। मानते हो कि अगर इस साइड डीपीएसपी है और ये फंडामेंटल राइट्स है, तो ऐसा होना चाहिए, ना कि ये ऐसा दिखे, ना कि ये ऐसा दिखे, है ना। लेकिन इसके इस स्ट्रक्चर को डगमगा कर डीपीएसपी को मैं नीचे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे होता है, और जिसका वजन कम होता है वो ऊपर होता है सीसो में, है ना। तो इन्होंने डीपीएसपी को ये कर दिया, ये वाली दिशा दे दी, जो कि मैंने डायग्राम नंबर 2 बनाया, ये नीचे इसके इन्होंने डायग्राम नंबर 1 से डायग्राम नंबर 2 कर दिया ऐसा करके। आप मैं ऐसे यूज़ करता हूँ डायग्राम्स, मतलब अपने पॉलिटी के पेपर में भी एग्जामिनर को शॉर्ट में बताने के लिए मैं करता हूँ। अगर मेरे पास टाइम का स्कोप होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, तो आप भी ऐसा कुछ कुछ सोच सकते हो। ये मेरा तरीका है, मतलब एक सिंपल सा सीसो दिखाने का। और ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ बना रहे हो तो आप ये नहीं कि डीबीएसपी को ऊपर कर दो, ऊपर तो हल्का इंसान जाता है सीसो में अर्पित, है ना। जो हल्का होता है वही तो ऊपर उठेगा सीसो में, है ना। जिसका वजन ज़्यादा है वो नीचे होगा, ठीक है। ये चीज़ है। क्या ये पहला प्रोविजन समझ में आया? मैंने इसलिए बोला था, ये देखो सुगंधा स्टार्ट कराने से पहले ही बोला था ना, टेक्निकल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता यूपीएससी के।
अब शाइनी आप ही बताओ इसमें क्या स्कोप है, हम क्या भागें, बताओ इसमें जल्दी जल्दी, इसमें हम क्या करें बताओ, है कि नहीं? बताओ सौगंधा, इसमें हम भाग सकते हैं? मैं जल्दी करा सकता हूँ इससे इससे ज़्यादा से। उसके बाद पहला प्रोविजन समझ में आ गया। दूसरा, अगेन जो हम दूसरा प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं ये भी आर्टिकल 31 कैपिटल सी, ऐसा बोला नहीं जाता है वैसे, मैं आपको रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूं। आर्टिकल 31 सी कैपिटल सी का पार्ट है जो कि इंसर्ट करा गया था 25वें संशोधन से ऑफ 1971 अगेन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पहला प्रोविजन उसका ये बोलता है कोई भी कानून जो है अगर वो डीपीएसपी के सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को जो कि गिवन है आर्टिकल 39 बी एंड आर्टिकल 39 सी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर ऐसा कोई भी कानून आता है, भले ही उस कानून ने मर्यादा भंग कर दी हो मौलिक अधिकारों की जो कि गिवन है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उस कानून को जो कि डीपीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए आए और एफआर की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम कर दी गई है, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, कोई भी जुडिशरी का ऑर्गन उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता ये कहकर कि दिस दिस लॉ हैज कॉन्ट्रवीन द फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरा, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन, इंदिरा गांधी जी बोलती हैं कोई भी कानून, ठीक है, जिसके अंदर एक डिक्लेरेशन गिवन हो, ये चीज डिक्लेयर हो उस कानून के अंतर्गत कि ये कानून इसलिए आया है, ये जो ऊपर वाली पॉलिसी है ना, इसको इफेक्ट देने के लिए, फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी, सच पॉलिसी का मतलब यही है। ये मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर कोई भी कानून अगर ऐसा इस वजह से आया कि ऊपर वाले फर्स्ट प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए, इफेक्ट में मतलब क्या होता है, उसको फोर्स देने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ये चीज डिक्लेयर करने के लिए कि इस एक्ट से ऊपर वाली प्रोविजन कि डीपीएसपी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी और एफआर की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। कोई भी अगर लॉ अगर आता है जिसके अंदर इस प्रकार की डिक्लेरेशन गिवन है कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून आया है जिसने फंडामेंटल राइट्स को भले ही भंग कर दिया है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता, तो अगेन इस चीज को भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करा जा सकता इस ग्राउंड पर डैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी, कि ये इफेक्ट नहीं दे रहा है इस पॉलिसी को, कुल मिलाकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। एक ही बात है, ये फालतू में लिखा हुआ है लेकिन ये इससे डिराइव्ड बात है, ये है और ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये यहाँ पर ये है कि एक उन्होंने एक टोन लिख दिया एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर इलेबोरेट करने को कि ऊपर वाले प्रोविजन को इफेक्ट में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर कोई भी कानून अगर ऐसा आता है जो साफ तरीके से बोलता है कि ऐसी प्रोविजन को हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि डीपीएसपी भले ही डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की दिशा में भले ही एफआर को छेड़ दिया गया हो, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। और सेकंड में ये चीज बोल दी गई है कि इसको किसी कोर्ट में क्वेश्चन भी नहीं करा जा सकता, बस ये कीवर्ड है। डिसीजन की तो बात ही नहीं है, डिसीजन का तो लॉ, डिसीजन का तो पैरामीटर पे देख रहे हो, ये पहले प्रोविजन के अंदर ही लॉक कर दिया गया कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर ही नहीं करा जा सकता, इट शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। यहां पर ये बोल दिया कि क्वेश्चन चर्चा भी नहीं हो सकती है किसी कोर्ट के अंदर जाकर, कोई केस भी नहीं भेज सकता, कोई पिटीशन ही फाइल नहीं कर सकता, कोई रिट पिटीशन नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार अगर शाइनी ब्रीच होंगे तो रिट पिटीशन ही जाएगी ना। तो यहां पर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से सारा किंतु परंतु बंद, यानी कि सौगंधा यहां पर क्या चल रहा है कि किसी का मोलेस्टेशन भी हुआ है और वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, ये है। अब समझ में आया? और मैं मोलेस्टेशन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, जिसकी मौलिक अधिकार चले गए तो मोलेस्टेशन ही तो है वो एक तरीके से, क्योंकि अर्पित हमें सिर्फ ये नहीं सीखना चाहिए ना, आर्टिकल 19 सिर्फ एक 19 आर्टिकल थोड़ी ना शाइनी, इसके अंदर भी 6 प्रकार के फ्रीडम्स होते हैं नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फंडामेंटल राइट्स में से ये जो 19 है, ये तो हमें हर चीज करने की पावर दे देते हैं, ये 6 प्रकार के फ्रीडम। और सब इसके अंदर तो हमारी सांसें हैं, आर्टिकल 19 के अंदर तो राइट टू स्पीच, हमारी बॉडी मूवमेंट है, ये चीज है। अब क्या हुआ, 2 साल की तू मैं चली जुडिशरी और सरकार के बीच में,
1971 में ये चीज हुई थी, 2 साल की तू मैं चली। 1973 में केशवानंदा भारती केस आता है। अगेन आपको पता है पूरा नाम, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस। इससे पहले 1967 में भी एक केस आया था, वो अलग था, मतलब एक प्रॉपर्टी के मुद्दे पे ही बता रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। गोलकनाथ केस 1973 में केशवानंद भारती केस आया। इसमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द अबव सेकंड प्रोविजन, कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता। एक सेकंड, इसको हम इससे बना देते हैं। जो ये सेकंड प्रोविजन है ऑफ आर्टिकल 31C, ये बोला ना इंदिरा गांधी जी ने कि किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं करा जा सकता, उसको क्वेश्चन भी नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इनवैलिड करार कर दिया ऑन द ग्राउंड कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला इतना ज्यादा मतोड़ो मोहतरमा, महिला मुक्ति मोर्चा कहीं और जाके दिखाना, हमारे सामने मत दिखाओ। जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो भी चीज बेसिक फीचर है ना, तो हमें नहीं पता आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, इट कैन नॉट बी टेकन अवे। सिर्फ आपके बोल देने से कुछ नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली प्रोविजन थी ना, पहली प्रोविजन के अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स की अगर बलि दी जाए, आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत कोई कानून अगर बने जो कि बलि दे दे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल माना एंड वैलिड करार दिया। तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था WTF। लेकिन क्या हुआ, टाइम और आगे बीता, फिर आती है हमारे देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने जो स्कोप था फर्स्ट प्रोविजन का आर्टिकल 31C का, इसको और एक्सटेंड कर दिया। अब तो छाती चौड़ी हो गई ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, उसको सेकंड प्रोविजन को इनवैलिड करार कर दिया कि क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्वेश्चन करा जा सकता है। लेकिन पहली बात के डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या एफआर की बलि दी जा सकती है, इसको तो कोर्ट ने सही मान लिया। यानी कि ये जो C100 का जो स्ट्रक्चर इंदिरा गांधी जी ने ये जो सेकंड केस में बनाया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वापस बैलेंस करके लेकर आओ जैसा कि वो पहले केस में था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना, ठीक है। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें तो इसको क्या बोला जाता है वैसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। It extended the scope of the above first provision of Article 31C, ठीक है, by including within its protection। यहां पर जो फर्स्ट प्रोविजन है आर्टिकल 31C की, यही डीपीएसपी और एफआर की डिबेट में डीपीएसपी ज्यादा, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। क्या चीज इंक्लूड करके, बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन कोई भी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डीपीएसपी जो कि स्पेसिफाइड है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C के अंतर्गत नहीं। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ। पार्ट 4 क्या है? हाँ, पार्ट 3 क्या होता है? पार्ट 4 क्या होता है? सोचना पड़ रहा है बेबी, है शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। 7 चैप्टर पे बैठे हो, मुंह काला करा के कूद जाओ किसी बिल्डिंग से। तो ये देखो, जो पार्ट 4 है ना, अभी तक अर्पित यहां पर क्या बोला गया था, उन्होंने पहले क्या बोला था, ये देख रहे हो, वो प्रिंसिपल जो कि सोशलिस्ट डीपीएसपीज है, राइट, और जो कि पार्ट हो आर्टिकल 39B का या आर्टिकल 39C का, सिर्फ इसी की बात करी गई थी ना। अब तो भाई साहब अपने मतलब 56 इंच का सीना चौड़ा करके
इसका स्कोप और एक्सक्लूड और क्या कहते हैं एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ये कहते हुए कि अगर कोई भी लॉ आता है किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब ये सोशलिस्ट वोशलिस्ट प्रिंसिपल नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था ना शायनी, अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल प्रिंसिपल्स। अब ये अलग अलग कैटेगरी नहीं, ओवरऑल पार्ट 4, मतलब पूरे पार्ट 4 में जितने भी डीपीएसपी हैं, अगर किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ आता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। एनी लॉ, कीवर्ड देखो, एनी लॉ, दूसरा कीवर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए, तीसरा कीवर्ड किसी भी डीपीएसपी को, चौथा कीवर्ड जो कि पार्ट 4 में गिवन हो, यानी कि सारे कीवर्ड्स को हटाकर 100 बात की एक बात। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाले नहीं, उसमें बोल दिया सिर्फ, ये देखो बता देता हूं अभी, सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C वाले डीपीएसपी नहीं, पार्ट 4 के अंदर अब सारे आर्टिकल्स जितने आते हैं डीपीएसपी के अंदर, जितने भी डीपीएसपी हैं, किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून अगर ऐसा आता है जो कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अगर ब्रीच करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन वक्त आगे बीतता है और सुप्रीम कोर्ट सॉरी बोलता है। किस चीज के लिए? बरकरार इसे वैलिड करार दिया था ना, केशवानंदा भारती केस के अंदर कुछ भी नहीं बोला था, है ना, फर्स्ट प्रोविजन को उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी मांगी। 1980 में केस आया था, मिनर्वा मिल्स केस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट केस, मतलब इस कंटेक्स्ट में याद रखना जो कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, आईआर कोयलो केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, इनको तो बिल्कुल मुंह जुबानी याद कर लेना। ये नहीं कि लॉ की बुक उठा लो, लक्ष्मीकांत की बात कर रहा हूं मैं, लक्ष्मीकांत से मुंह जुबानी याद कर लेना। ये 3 ऐसी चीजें हैं, अगर आप पूरा केक सजाने के बाद, पूरा आंसर करने के बाद अगर ये 3 लोग लिखोगे ना, तो ये केक पर सुंदर सुंदर सी कैंडल की फॉर्म में दिखेंगी आपकी, जिससे आपका केक सुंदर लगेगा और आपको नंबर ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है। हाउएवर, ये जो एक्सटेंशन थी कि और ज्यादा इसकी जो बुलंद कर दिया गया, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980। और फिर हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे जब हम देखेंगे कि देखो ये जो एक्सटेंशन थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था फर्दर केस में, डैट फर्दर जजमेंट में अपनी, कि ये जो है ना, किसी को भी ऊपर और नीचे करके नहीं देखा जा सकता कि डीपीएसपी सुप्रीम है एफआर से, एफआर ज्यादा सुप्रीम है डीपीएसपी से, दिस इज नॉट द वैलिड पोजीशन, दिस इज नॉट द वैलिड पोजीशन, दिस इज द वैलिड पोजीशन। और इसके साथ ये भी बोला गया, ये भी, ये सब एक ही लय में घूमने चाहिए, कोई ऐसे ना निकल जाए, कोई ऐसे ना निकल जाए, दैट शुड बी द ग्राउंड। ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस, पूरा नाम मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से पूरा का पूरा मुद्दा? 31A, 31B एंड 31C, बताओ। ठीक है। बेहतरीन तरीके से इसकी रिवीजन कंप्लीट करना आज और अभी, लिख लिख के इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि बाद में अगर छोड़ दोगे ना सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू इतनी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये पेज जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा उसके बाद। इसको अभी आज के आज ही लिख कर इमीडिएटली 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। 31A क्या था, B क्या था, C क्या था, क्या प्रोविजंस है, क्या लॉ है, पीछे से अमेंडमेंट एक्ट जितने भी नाम है, 25th क्या है, 42nd क्या है, 44th क्या है, आर्टिकल्स क्या है, 14, 15, 19, 21, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। आईआर कोयलो केस की जजमेंट उसमें क्या बोला, और मिनर्वा मिल्स केस के अंदर क्या बोला, केशवानंदा भारती केस के अंदर किसको वैलिड करार दिया, किसको नहीं करार दिया, 9th शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आप आज के आज ही ख़त्म कर लो तो सुखी रहोगे। ठीक है। वरना तो फिर ये लटकी रहेंगी चीज़ें। ठीक है।
अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।